हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 17। चैप्टर का नाम है प्रोविजंस एंड रिजर्व। इसमें दो वर्ड है, वो प्रोविजंस और रिजर्व, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में से आपका 4 मार्क्स या 2 मार्क्स 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से करना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा, फर्स्ट जो है टॉपिक हमारा है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन, सेकंड टॉपिक है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व, और थर्ड टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। यानी कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम तीन ही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये जो दो पॉइंट आई हैं, प्रोविजंस एंड रिजर्व, ये व्यवसाय क्यों बनाते हैं? क्योंकि व्यवसाय की हर एक व्यवसायी अपने व्यवसाय की स्थिति को सुदृढ़ रखने के लिए या फिर भविष्य की अनिश्चितता या जो जोखिम होते हैं उनका सामना करने के लिए उनको पैसे की आवश्यकता होती है। तो व्यवसायी क्या करते हैं, सारे के सारे जो लाभ होते हैं व्यवसाय में वो स्वामियों को नहीं बांटते। कुछ एक लाभ का हिस्सा जो है प्रोविजन या रिजर्व के रूप में भविष्य के लिए, भविष्य में जो ज्ञात या अज्ञात दायित्व या भविष्य में जो हानियां होने वाली है उनकी पूर्ति के लिए रख लिया जाता है। तो इसमें दो वर्ड आए हैं हमारे चैप्टर में, एक तो आया है प्रोविजन और एक आया है रिजर्व। ये दो अलग अलग शब्द है, इनका कभी भी एक अर्थ में प्रयोग नहीं करना, एक परिभाषा में नहीं लेना, इनको दोनों अलग अलग है। अलग अलग कैसे है? प्रोविजन जो होता है वो तो ज्ञात दायित्व होता है, यानी कि ऐसा दायित्व जिसका हमें पहले पता है, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसी होने वाली हानि जिसके लिए हमें कुछ पेमेंट करना पड़ सकता है, तो उसके लिए प्रोविजन होता है। तो जो हमें ज्ञात होता है उसको हम हानि नहीं बोल सकते, उसको दायित्व कह सकते हैं। और रिजर्व जो है वो अज्ञात हानि या अनिश्चितता के लिए बनाया जाता है, यानी कि कोई ऐसा भविष्य में जोखिम होने की संभावना है तो उसकी पूर्ति के लिए रिजर्व बनाया जाता है। तो इनको दोनों को हम डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रोविजन। मीनिंग क्या है? भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार आयोजन से ऐसी राशि से है जो हरास पर, संपत्तियों पर हरास, क्योंकि संपत्तियों पर हरास होगा ही होगा, ये ज्ञात होता है। ज्ञात कैसे होता है? जो आपने एसेट्स ली है, देखो उसमें घिसावट टूट फूट की वजह से उसकी वैल्यू कम होनी ही है। नवीनीकरण का मतलब जो मशीन आपने ली है उसको रिन्यू करना ही पड़ेगा, रिप्लेस करना ही पड़ेगा, या फिर इसके मूल्य में कमी के लिए रखी गई राशि, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी ऐसे ज्ञात दायित्व को पूरा करने के लिए रखी गई राशि जिसकी राशि शुद्धता के साथ निश्चित न की जा सके। जैसे डेप्रिसिएशन है, उसकी राशि शुद्धता के साथ तो निश्चित नहीं कर सकते आप, पर आपको ये पता है कि डेप्रिसिएशन होगा और आपको पेमेंट करनी पड़ेगी या आपको नई मशीन इसकी जगह खरीदनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लायबिलिटी, इसको हम दायित्व कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञात है हमें पे करनी ही पड़ेगी, तो इसको ज्ञात कह सकते हैं, ज्ञात दायित्व कह सकते हैं। यदि जानबूझकर कोई प्रोविजन जानबूझकर आवश्यकता से ज्यादा बना लिया जाता है तो जितनी राशि ज्यादा प्रोविजन में डाली है वो ज्यादा वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? आपका रिजर्व बन जाएगा। तो आयोजना के उदाहरण देखो, प्रोविजंस के एग्जांपल देखो, आपको समझ आ जाएगा। प्रोविजन, कई तरह के प्रोविजन बनाए जाते हैं एक बिजनेस में, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स को पे करने के लिए। अभी आपको पता ही है कि टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए आपको पहले से ही अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, तो वो अरेंजमेंट ही क्या है? आपकी प्रोविजन कहलाता है। तीसरा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स वो होते हैं जो आपने माल उधार में बेच रखा है, तो उसमें से कुछ एक जो आपकी उधार है वो डूबने के चांस होते हैं, तो उसके लिए भी प्रोविजन बनाना पड़ता है। फोर्थ है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। कुछ डेटर्स जो पेमेंट करते हैं तो उनको डिस्काउंट भी देनी पड़ती है आपको, तो उसके लिए प्रोविजन बनाना पड़ता है। फिफ्थ है प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ एसेट्स। एसेट्स को रिन्यू करवाने के लिए भी आपको प्रोविजन बनाना पड़ता है। इसके बाद आती है कि इसकी विशेषताएं क्या है। जो हमने प्रोविजन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके लक्षण क्या है या इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण हमें ये पता चले कि हाँ ये प्रोविजन है या रिजर्व है। तो पहली विशेषता इसकी है, इसका निर्माण किसी
ज्ञात दायित्व की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। दूसरा है दायित्व का होना निश्चित होता है। एक बात ध्यान रखनी है, प्रोविजन केवल ज्ञात दायित्व के लिए, और वो ज्ञात दायित्व है वो होता ही होता है, परंतु इसकी राशि का शुद्धता के साथ अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दायित्व तो होगा ही होगा, बट कितना होगा ये कंफर्म नहीं होता। जैसे देनदारों में से कुछ रुपया डूबना प्राय निश्चित होता है, परंतु ये निश्चित नहीं है कि कितने देनदारों से कितनी राशि डूबने के चांसेस है। थर्ड है जिस वर्ष आयोजन बनाया जाता है उस वर्ष आयोजन बनाने से लाभ कम हो जाते हैं, क्योंकि आप प्रॉफिट जो है आयोजन में डाल दोगे तो आपके टोटल प्रॉफिट कम हो जाएगी, और भविष्य में जब ऐसी हानि होती है तो उस वर्ष उस हानि से लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपने मान लेते हैं कि पिछले साल जो है प्रोविजन बनाया था और पिछले साल वो पैसा यूज नहीं हुआ और इस साल हानि होने पर वो पैसा यूज हुआ है, तो इस साल प्रॉफिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो हानि हुई है उसकी पेमेंट आपने प्रोविजन में से कर दी, वो पिछले साल आपने बना रखा था, तो इस साल के प्रॉफिट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये इसके कुछ लक्षण थे। अब आता है आयोजन का उद्देश्य क्या है, यानी कि किस उद्देश्य से आयोजन बनाया जाता है। सबसे पहला है व्यवसाय का सही शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए। अगर आप अपने बिजनेस का एक्यूरेट प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट या एक्यूरेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हो या जानना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आयोजन बनाना पड़ता है। देखो, किसी वर्ष का सही शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए जरूरी है कि उस वर्ष से संबंधित सभी व्ययों को, चाहे वह चुका दिए गए हो यानी कि पे कर दिए गए हो, चाहे वो अभी अदत हो, अदत मतलब चाहे उनको ना चुकाया गए हो, आउटस्टैंडिंग हो, लाभ हानि खाते में डेबिट कर देना चाहिए, चाहे किसी तरह के खर्चे हो। जिन व्ययों या दायित्वों का उचित शुद्धता के साथ अनुमान न लगाया जा सके उनके लिए आयोजन बना लिया जाता है। खर्चे देखो, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको पे कर दिया जाता है, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको अभी पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग होते हैं, और जो आउटस्टैंडिंग होते हैं उनमें से कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको आप करेक्ट एक्यूरेट बता नहीं सकते कि वो कितने रुपए के खर्चे हैं। जैसे संदिग्ध ऋण आयोजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, व्यवसाय के देनदारों में से कुछ न कुछ रुपया डूबना जरूरी होता है, आवश्यक ही होता है, अवश्य ही होता है, आवश्यक नहीं, हम अवश्य ही कहेंगे कि डूब ही जाता है, परंतु इसे आप उचित शुद्धता के साथ ये नहीं बता सकते कि कितना रुपया डूबेगा। एक तो इस कारण से हमें आयोजन बनाना पड़ता है। दूसरा रीजन है व्यवसाय की सही वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए। अगर आप अपने व्यवसाय की एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको आयोजन बनाना पड़ता है। किसी भी वर्ष का स्थिति विवरण सही वित्तीय स्थिति उसी समय प्रकट करेगा जब विभिन्न हानियों, व्ययों आदि के लिए उचित आयोजन बना लिए जाते हैं। अगर इन हानियों के लिए, व्ययों के लिए उचित आयोजन बना लिए जाते हैं तभी आपकी एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन आपकी शो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है। थर्ड जो है वो पॉइंट हमारा है भविष्य में होने वाले ज्ञात हानियों की व्यवस्था के लिए। जो फ्यूचर में जो आपकी ऐसी लॉस होने वाली है जिसका आपको पता है कि वो लॉस होगी, तो उसकी अरेंजमेंट करने के लिए। देखो, निकट भविष्य में होने वाली हानियां या दायित्वों की पूर्ति के लिए कोषों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। कोष मतलब फंड की जरूरत आपको पड़ेगी। ऐसी हानियों की पूर्ति के लिए आयोजन का निर्माण किया जाता है। जैसे आपको कर पे करनी है तो करों के लिए आयोजन बना लिया जाता है। मशीन है चल रही है तो उसमें टूट फूट होगी तो मरम्मत करवानी पड़ेगी, तो रिपेयर के लिए प्रोविजन बना लिया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, तो उसके खिलाफ भी नुकसान होने वाला है। हो सकता है हम कोर्ट में केस हार जाएं तो हमें किस पेमेंट, सामने वाली पार्टी को पेमेंट भी करनी पड़ सकती है, तो इसके लिए भी प्रोविजन बना लिया जाता है। तो इस तरह से हमें भविष्य में जो होने वाली ज्ञात हानि है तो उसकी व्यवस्था करने के लिए प्रोविजन बनाया जाता है। नेक्स्ट है व्ययों के उचित विभाजन के लिए। जो खर्चे होते हैं उनको आप करेक्टली डिवीजन करने के लिए, बांटने के लिए। उदाहरण के लिए यदि कोई मशीन 10 वर्ष प्रयोग होगी, मान लो एक मशीन है वो 10 साल प्रयोग होगी और 10 वर्षों में इस मशीन पर 10,000 रुपए खर्चा लगेगा, रिपेयर होनी है, अनुमान है, कंफर्म नहीं है
कि 10,000 लग जाए, 15 भी लग सकते, हो सकता है 5 भी लग जाए, पर ये कंफर्म है कि 10 वर्ष तक ये मशीन चलेगी तो कुछ न कुछ रिपेयर का एक्सपेंसेस होगा ही होगा। तो अनुमानित अमाउंट लगा ली 10,000। 10 वर्ष मशीन चलेगी तो हर साल कितने रुपए हमें कम से कम इस मरम्मत के लिए अरेंजमेंट करनी पड़ेगी? 1,000 रुपए हमें हर साल रिपेयर, जो प्रोविजन फॉर रिपेयर अकाउंट है उसमें डालने पड़ेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाने पड़ेंगे। तो हर साल 1,000 रुपए का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ हम कहें कि प्रॉफिट हर साल 1,000 रुपए से कम हो जाएगा। तो इस तरह से प्रतिवर्ष होने वाले वास्तविक मरम्मत व्यय इस खाते में डेबिट किए जाएंगे और इससे वास्तविक व्ययों का जो प्रथम वर्ष में मशीन के नहीं होने के कारण कम होंगे और बाद के वर्षों में पुरानी होने के कारण मरम्मत व्यय ज्यादा होंगे। तो इससे लाभ हानि खाते पर समान प्रभाव पड़ेगा। यानी कि ये नहीं है कि अगर आप मान लो इस तरह से रिपेयर का लिए आप पैसे की अरेंजमेंट नहीं करोगे तो मशीन में स्टार्टिंग में तो देखो कोई रिपेयर नहीं होती, ठीक है, प्रॉफिट आपको अच्छा हो रहा है, बट लास्ट के वर्षों में जब आपकी मशीन पुरानी हो जाएगी तो आपका रिपेयर का खर्चा बढ़ जाएगा और उस टाइम रिपेयर का खर्चा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए इस खर्चे को हर साल 1,000 रुपए बांट कर 10 सालों में 10,000 रुपए को और P&L अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो ये तो था हमारा प्रोविजन के बारे में कि प्रोविजन क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और उसको किस उद्देश्य से बनाया जाता है। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा रिजर्व। रिजर्व क्या होता है, मीनिंग क्या है? देखो, संचय से आय ऐसी राशि से जो व्यवसाय में लाभों तथा आधिक्यों में से भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए निकाल कर रखी जाती है। अनिश्चितताओं यानी कि अनिश्चितता आ गई, इसका मतलब अज्ञात हानियों के लिए निकाल कर रखी जाती है। अन्य शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि संचय का निर्माण भविष्य के अज्ञात दायित्वों या हानियों की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगर आ जाए कि संचय का एक लाइन में मीनिंग दो तो आप ये दे सकते हो। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इसमें से ज्ञात हानि के लिए बनाया जाता है, कौन सा अज्ञात के लिए। जो प्रोविजन है वो तो ज्ञात हानि के लिए बनाया जाता है। ज्ञात का मतलब है ऐसी हानि जिसका हमें पहले ही पता है कि ये हानि होने वाली है, और अज्ञात का मतलब ऐसी हानि जिसका हमें पहले कोई पता नहीं है और वो हानि अचानक हो जाती है, जैसे बाढ़ भूकंप की वजह से नुकसान हो जाना, उसको अज्ञात हानि कहते हैं। क्योंकि कभी कब बाढ़ आ जाए, कब भूकंप आ जाए, उसका हमें पता नहीं चलता। जैसे गोदाम में रखा हुआ माल है, शॉर्ट सर्किट से नष्ट हो जाए तो ये आपको थोड़ा ना पता होगा कि शॉर्ट सर्किट होगा और माल नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी हानियों को अज्ञात हानि कहा जाता है। विलियम पिकल्स ने जो है इसकी परिभाषा दी है, संचय का अभिप्राय ऐसी रकम से है जो लाभ एवं अन्य बचत में से निकाल कर रख दी जाती है, जिसका उद्देश्य स्थिति विवरण के दिन किसी ज्ञात दायित्व के मूल्य में कमी के लिए व्यवस्था करना नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ कहा है कि ज्ञात दायित्व के मूल्य में कमी करना नहीं है, बल्कि अज्ञात दायित्व के मूल्य में कमी करना है। एग्जाम्पल आ जाते हैं कि रिजर्व के एग्जाम्पल दो, प्रोविजन के एग्जाम्पल दो। तो रिजर्व के एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल उदाहरण जैसे जर्नल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड हो गया, रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हो गया। तो संचय की राशियां व्यय या हानि को प्रदर्शित नहीं करती, ये किसी हानि या व्यय को प्रदर्शित नहीं करती, ये बात ध्यान रखना है। इन्हें लाभ हानि खाते में डेबिट नहीं किया जाता क्योंकि ये किसी लाभ किसी हानि को नहीं दिखाती, इसलिए इनको जितने भी रिजर्व होते हैं उनको डेबिट नहीं किया जाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। संचय के निर्माण से शुद्ध लाभ कम नहीं होता, बल्कि इससे केवल विभाज्य लाभ जो बांटने योग्य प्रॉफिट होता है, डिविजिबल प्रॉफिट होता है, वो कम हो जाता है। मान लेते हैं 100 रुपए आपके प्रॉफिट हुआ है फर्म के अंदर, इसको ऐसे समझे, मान लेते हैं 100 रुपए प्रॉफिट हुआ है तो इस प्रॉफिट को दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 20 रुपए तो जर्नल रिजर्व में डाल दिए जाते हैं और जो 80 रुपीज है वो जो है वो बांट दिए जाते हैं। तो आप ये जो है ये कोई खर्चा नहीं है जो 20 रुपए रिजर्व वाला है, बल्कि ये तो जर्नल रिजर्व है आपका अलग फंड में रख दिया गया, बांटा नहीं गया है। इस कारण से इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में नहीं रखा जाएगा। इसे
से शुद्ध लाभ ज्ञात करने के बाद इसे लाभ हानि समायोजन खाते में डेबिट किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद एक और अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इस अकाउंट में इसको डेबिट कर दिया जाता है। अब आती है बात की जो हमारे संचय होते हैं इनकी विशेषताएं क्या है, यानी कि क्या लक्षण है जिससे हम ये कहें कि हाँ ये रिजर्व है। तो देखो, सबसे पहला है संचय का निर्माण वर्ष के शुद्ध लाभों यानी कि बांटने योग्य डिविजिबल प्रॉफिट में से किया जाता है। संचयों को हम संचित की हुई आय, रिटेन अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है संचय का निर्माण करना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है, जबकि प्रोविजन का निर्माण करना कानूनी रूप से आवश्यक है। इसका निर्माण आप अपने व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ रखने के लिए कर सकते हो या भविष्य की कठिन आर्थिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपनी इच्छा से कर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है। तीसरा है इन्हें किसी ज्ञात दायित्व के भुगतान के लिए या संपत्तियों पर हरास की व्यवस्था के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि भविष्य के किसी अज्ञात दायित्व या हानि की पूर्ति के लिए इसको बनाया जाता है। संचय एक प्रकार के संचित या अवितरित लाभ ही होते हैं। जो संचय में अमाउंट डाली जाती है वो एक प्रकार से संचित या हम कह सकते हैं कि अनडिवाइडेड प्रॉफिट होता है। जिस प्रकार व्यवसाय के स्वामी व्यवसाय में लगी हुई पूंजी के स्वामी होते हैं, उसी प्रकार वो संचय के भी स्वामी होते हैं। संचयों को अंशधारियों में लाभांश के रूप में बांटा जा सकता है। अगर ये संचय काफी लंबे टाइम तक यूज नहीं होते हैं, कोई हानि नहीं होती है, तो इस संचय में से अमाउंट निकालकर, वो पैसा निकालकर ओनर्स में आपस में बांट दिया जाता है। जिस प्रकार पूंजी को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, रिजर्व को भी लायबिलिटी साइड में ही दिखाया जाएगा। संचय की राशि को जब व्यवसाय से बाहर कहीं विनियोजित कर दिया जाता है तो इससे रिजर्व फंड कहा जाता है। ये जो जर्नल रिजर्व है, इस अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं, अगर इस अकाउंट में से पैसे निकालकर बाहर कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तब ये क्या बन जाता है, रिजर्व की बजाय ये रिजर्व फंड बन जाता है। अब आता है पर्पस और इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व, यानी कि जो रिजर्व हम बनाते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला है अज्ञात दायित्वों अथवा हानियों की पूर्ति में सहायक। यदि किसी व्यवसाय को भविष्य में कोई अज्ञात हानि उठानी पड़ जाए तो उसकी पूर्ति संचयों में से आसानी से की जा सकती है। दूसरा है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने में सहायक। ये जो है संचय एक प्रकार से अवितरित लाभ है, यानी कि संचित इकट्ठा किया हुआ लाभ है। इन्हें तकनीकी रूप से लाभों का व्यवसाय में पुनर्नियोजन यानी कि प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कह सकते हैं, यानी कि ऐसा लाभ जो आपने इकट्ठा कर रखा है, जरूरत पड़ने पर आप व्यवसाय में यूज कर सकते हो। व्यवसाय के विस्तार के लिए यह एक प्रकार से आंतरिक वित्त की व्यवस्था भी होता है। यदि संचयों का निर्माण नहीं किया जाता तो लाभों को अंशधारियों के रूप में लाभांश के रूप में बांट दिया जाता है। अगर ये यूज नहीं होता है तो ये जो ओनर होते हैं उनमें ही बांट दिया जाता है। थर्ड है प्रतिवर्ष लाभांश की दर समान बनाए रखने के लिए। देखो, अगर आपने जो रिजर्व है इस तरह से बनाया है कि आपको डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड बना रखा है आपने, यानी कि संचय ऐसे बना रखा है कि आप हर साल जो है डिविडेंड जो देते हैं उसकी रेट समान रखोगे, उसके लिए बनाया हुआ है। तो किसी भी कंपनी की ख्याति यानी कि गुडविल इस बात पर निर्भर करती है कि उसके अंशधारियों को दिए गए लाभांश प्रति वर्ष समान रहे और इसमें धीरे धीरे वृद्धि यानी कि ये बढ़ता भी रहे। संचय जो है संचालकों को इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायता देते हैं, क्योंकि किसी वर्ष अपर्याप्त लाभ होते हैं या हानि होती है तो कंपनी के पास डिविडेंड देने के लिए पैसा नहीं होता, तो कंपनी क्या करती है, इस डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में से पैसा निकाल कर जो है डिविडेंड दे देती है एक समान दर से। तो इससे कंपनी की जो है रेपुटेशन एज इट इज बनी रहती है और संचय डिविडेंड भी हर साल दिया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है किसी विशेष दायित्व की पूर्ति के लिए कोष उपलब्ध कराने के लिए। यहाँ देखो, ध्यान रखो, यहाँ क्या दे रखा है, किसी विशेष दायित्व की पूर्ति के लिए। कई बार क्या होता है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी संचय बनाया जाता है, जैसे ऋण पत्रों का भुगतान करने के लिए
ऋण पत्र शोधन संचय कोष, एक टाइप का लोन है, ऋण पत्र, लोन ले रखा है आपने और उसका आपको 5 साल के बाद भुगतान करना है, तो उसकी अरेंजमेंट तो आपको पहले ही करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अगर आपने ये बना रखा है तो उसकी पूर्ति करने के लिए भी बनाया जाता है। जैसे कि हमें 10 वर्ष बाद 5 करोड़ रुपए के ऋण पत्रों का भुगतान करना है, तो इसके लिए प्रति वर्ष लाभों में से एक निश्चित राशि निकालकर एक अलग से फंड बना लिया जाएगा, डिबेंचर रिडम्पशन ये बना लिया, ऋण पत्र शोधन कोष बना लिया जाता है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड। और इस कोष को व्यवसाय के बाहर इस प्रकार विनियोजित कर दिया जाता है कि 10 वर्ष के बाद जब हमें पेमेंट करने होंगे तो हम इन विनियोगों को बेचकर उनसे रुपया प्राप्त करके और ये जो है अमाउंट हम पे कर देंगे। इसे इतनी बड़ी राशि का एक साथ भुगतान आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि हमने इकट्ठी कर रखी है तो आसानी से इसको पेमेंट किया जा सकता है। अब आता है डिफरेंस दोनों के अंदर, आयोजन और संचय में डिफरेंस क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करके अच्छी तरह से याद करें। डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन, रिजर्व, सबसे पहला है मीनिंग। ये ज्ञात हानि की पूर्ति के लिए बनाया जाता है और ये अज्ञात हानि की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। आवश्यक, इसका बनाना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है, इनका बनाना कानूनी रूप से आवश्यक, आयोजन बनाना कानूनी रूप से आवश्यक है, सॉरी, और इसको बनाना ही पड़ेगा। और ये जो संचय है ये कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है बल्कि ऐच्छिक है, आपकी इच्छा है तो आप बना सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं भी बना सकते, कोई कंपल्शन नहीं है। थर्ड पॉइंट है उद्देश्य। देखो, इसका उद्देश्य संपत्तियों पर ह्रास की व्यवस्था करना, संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था करना, या अन्य कोई ऐसा दायित्व है जिसका पता है कि हमें हाँ ये दायित्व उत्पन्न होने वाला है तो उसके लिए व्यवस्था की जाती है। और ये जो है ये व्यवसाय की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए बनाया जाता है संचय। मोड ऑफ क्रिएशन, आयोजन का निर्माण करना लाभ हानि खाते को डेबिट करके किया जाता है, यानी कि प्रोविजन में जितनी भी अमाउंट डाली जाती है वो P&L अकाउंट के डेबिट में, सभी आयोजन P&L अकाउंट के डेबिट में डेबिट कर दिए जाते हैं, डेबिट साइड में लिखा जाता है। जबकि जो रिजर्व होते हैं, संचयों का निर्माण लाभ हानि खाते को डेबिट करके नहीं बनाए जाते, बल्कि इनको कहां लिखा जाता है, एक अलग से लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में बन जाता है, उसके डेबिट में लिखे जाती है ये। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा व्यवसाय के बाहर विनियोजित। इनको व्यवसाय के बाहर विनियोजित नहीं किया जाता, जबकि इनको जो रिजर्व है इनको व्यवसाय के बाहर विनियोजित किया जा सकता है। स्थिति विवरण में दिखाना, बैलेंस शीट, ये जो होते हैं प्रोविजन होते हैं, इन्हें या तो संपत्ति पक्ष में उस मद में से घटाकर दिखाया, प्रोविजन जो होता है रिलेटेड आइटम में से घटाकर दिखाया जाता है, या फिर दायित्व पक्ष की तरफ भी दिखाया जा सकता है, या तो आप एसेट्स में से दिखाओगे लेस करके, या फिर आप लायबिलिटी साइड भी दिखा सकते हो। और ये जो होता है रिजर्व जो होता है हमेशा ये लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग मिलेगी आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, उस हेडिंग के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंदर दिखाया जाता है। सातवां है पॉइंट इसका यूटिलाइजेशन फॉर डिविडेंड, लाभांश के लिए प्रयोग। आयोजन यानी कि प्रोविजन को अंशधारियों के लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जाता, इसको जो रिजर्व होते हैं इनको वितरित किया जा सकता है। अन्य कार्यों के लिए प्रयोग, यूटिलाइजेशन फॉर अदर पर्पस, जो प्रोविजन होते हैं इनका निर्माण किसी विशेष हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है, तो इनका प्रयोग केवल उसी हानि को पूरा करने के लिए ही किया जाएगा, किसी और कार्य के लिए पूरा यानी कि यूज नहीं किया जाएगा। जिसके लिए प्रोविजन बनाया गया है, प्रोविजन की अमाउंट उसी के लिए यूज होगी, किसी और कार्य के लिए नहीं होगी। जबकि जो रिजर्व होता है वो किसी विशेष हानि की पूर्ति के लिए नहीं होता, इन्हें किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो ये आज हमने इसमें स्टडी किया, यानी कि प्रोविजन क्या होता है और रिजर्व क्या होता है और इनके अंदर डिफरेंस। तो ये छोटा सा टॉपिक था और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।